जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्मार्ट चैनल की नई स्मार्ट वीडियो पे। और आज हम आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त एक टॉपिक लेकर के आए हैं। लगातार आप लोग के कमेंट्स थे वीडियोस पे कि सर असर्शन रीजन के क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे और एग्जाम में उन्हें कैसे टैकल करना है, इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो अगर आ जाती तो हम लोग को बहुत हेल्प हो जाती। तो आप लोग के स्पेशल डिमांड पर हम लेकर के आए हैं असर्शन रीजन से रिलेटेड कुछ बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग 10 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है इन 10 क्वेश्चंस में से कोई 2-4 क्वेश्चन, क्या 4 क्वेश्चन आने, कोई 2-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन बहुत अच्छा ढूंढ ढांड के लाए हैं, ठीक है। करना आपको सिर्फ इतना है कि केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जितने ज़्यादा हो सकते हैं करने हैं। आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। आपके हर कमेंट को हम रीड करते हैं और अगर आपके कोई जेन्युइन डाउट्स होते हैं तो हम उन पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखते हैं असर्शन रीजन में क्या कुछ होने वाला है, कैसे इसको टैकल किया जाएगा। कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट आपको एक पेपर से में लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन नंबर 10 के बाद, ठीक है, जिसमें बताया गया होगा कि भैया आप 11, 12, 13, 14 क्वेश्चंस में क्या होगा। आपको 2 चीजें गिवन होंगी, एक असर्शन गिवन होगा, एक रीजन गिवन होगा। आपको करना क्या है, इनके नीचे 4 ऑप्शन गिवन होंगे, ठीक है। 4 ऑप्शंस को ABCD से इंडिकेट किया गया होगा। अब ABCD का मतलब यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। ये जरूर समझ लेते हैं कि ABCD में कहा क्या है। इन्होंने कहा है कि ऑप्शन ए तब सेलेक्ट करना जब आपको लगता है कि बोथ असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, ठीक है। लेकिन आपको यह भी लग रहा है कि जो रीजन दिया गया है असर्शन का, वो क्या कर रहा है, असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन कर दे रहा है, ठीक है। मैंने कहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने कहा आपसे कि भाई ये बात हुई है, ठीक है, और आपने मुझे एक और एग्जाम्पल दिया और मुझे लगा कि हाँ यार, इस बात से ये क्लियर हो रहा है कि ये चीज हुई है। तो ये असर्शन का जो रीजन दिया होगा, ये रीजन असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, ये भी आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि अगर आपको लगता है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तभी आप ऑप्शन ए सेलेक्ट कीजिएगा। क्यों? देखिए ध्यान से बी को देखिए। ऑप्शन बी में कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू। देखिए ए और आर यहां भी ट्रू है और ए और आर यहां भी ट्रू है। तो केवल ट्रू के बेसिस पर हम ऑप्शन ए या बी में से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। किस पे सेलेक्ट कर पाएंगे? करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। रीजन जो है वो असर्शन का करंट एक्सप्लेनेशन करेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देख के ही आप ऑप्शन ए या बी सेलेक्ट कीजिएगा। ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगर आपको लगता है ए ट्रू है और आर फॉल्स है, अगर आर फॉल्स है तो फिर करेक्ट एक्सप्लेन क्या करेगा, इसलिए इसमें ये स्टेटमेंट नहीं लिखा गया। और अगर ए फॉल्स है और आर भी फॉल्स है तो आप ऑप्शन डी सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको यहां पर बहुत ही जबरदस्त चीज सिखा दूं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में लग जाए कि असर्शन फॉल्स है, तो असर्शन ही जब उसका फॉल्स है, ठीक है, तो आपका रीजन कैसे ट्रू हो सकता है। इसलिए आप देख सकते हैं ए इज फॉल्स का ऑप्शन केवल डी वाले के अलावा और कहीं भी नहीं है। यानी कि अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में ए ही फॉल्स हो गया, तो मुझे लगता है कि आपको तुरंत ऑप्शन डी टिक कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आर ट्रू भी हो गया तो वो आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ ABCD लिखे हैं, ये अपने मन से नहीं लिखे हैं। ये जो CBSE के सैंपल क्वेश्चन पेपर आए थे उनमें यही ऑप्शंस गिवन थे और मुझे उम्मीद है कि यही ऑप्शंस ABCD इसी तरीके के ऑप्शन आपको पेपर में मिलेंगे। कैसे टैकल करेंगे क्वेश्चंस को, आइए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर यहां एक असर्शन दिया हुआ है और असर्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट के अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उनकी एनर्जी से रिलेटेड कुछ बात कही गई है, ठीक है। और नीचे जो है उसी एनर्जी से रिलेटेड कुछ एक रीजन भी दिया गया है। अब हमें यह तय करना है कि ये सही है कि ये सही है, ये दोनों सही हैं, तो क्या ये इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो पहले असर्शन पढ़ते हैं। कह रहा है हाईएस्ट एनर्जी स्टेट करस्पॉन्डिंग विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। अब ये कह रहा है, देखिए बात समझिए, कह रहा है कि न्यूक्लियस के जितना नजदीक हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसका एनर्जी उतना ही हाई होगा, ऐसा इसने इसमें बताया है। अच्छा, अब ये ट्रू है या फॉल्स, इसका डिस्कशन बाद में करेंगे। ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे रीजन में क्या कह रहा है कि एनर्जीज ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टुगेदर एज एन डिक्रीजेज। एन डिक्रीज करता है तो जो एनर्जीज होती हैं वो क्लोजर आ जाती हैं। ये 2 चीजें इसमें बताई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि असर्शन जो है वो कुछ और बता रहा है, जो रीजन है वो कुछ और बता रहा है। असर्शन एनर्जी के लेवल को बता रहा है और यहाँ पर जो रीजन है वो एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है उसको बता रहा है। तो ठीक है, अभी ये तय करना है कि दोनों में से सही क्या है। दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, तो क्या आर जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा असर्शन ट्रू है, क्योंकि अगर हमारा असर्शन ट्रू हो गया तो हमारे पास ऑप्शन A, B, C तीनों खुल जाते हैं, ठीक है। अगर ए ही गलत हो गया तो क्लियर सी बात है कि अगर ए गलत है तो आप केवल ऑप्शन डी टिक कर देंगे। एनर्जी के फॉर्मूले के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय
दिस फार्मूला भाई E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही फॉर्मूला होता है किसी भी ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालने के लिए। अगर मैं पहला ऑर्बिट ले लूं, अगर मैं n इक्वल टू 1 ले लूं, तो अगर मैं यहां n इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो एनर्जी रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट ये आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया? अच्छा देखिए, अब मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, लेकिन अब मैं ऑर्बिट ले लेता हूं फिफ्थ। चलिए पांचवी ऑर्बिट निकाल के देखता हूं। तो यहां से एनर्जी रिवॉल्विंग इन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का जो फिफ्थ ऑर्बिट में घूम रहा है उसका एनर्जी कितना आएगा। आप जब यहाँ पे n का वैल्यू रखेंगे 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड आ जाएगा। क्या देख रहे हैं आप? पहले वाले ऑर्बिट में एनर्जी बहुत कम है। देखिए 13.6 बड़ा नंबर है, 0.5 छोटा नंबर है, लेकिन ये माइनस साइन ने कहानी उल्टी कर दी है। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटी एनर्जी है, -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ी एनर्जी है। आप क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे आप ये देख रहे हैं, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे फिफ्थ में आ गए। तो फिफ्थ में देखिए जब आप ऑर्बिट को बढ़ा रहे हैं तो देखिए ये 0.544 आ रहा है। जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आ रहे हैं हमारा एनर्जी घटता जा रहा है। और ये क्या कह रहा है कि जब हम न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस हाईएस्ट एनर्जी। तो ये असर्शन तो गलत हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस के जब आप नजदीक चले आते हो, जैसे जैसे आपका ऑर्बिट का नंबर घटता रहता है आपका एनर्जी बढ़ता चला जाता है। ठीक, एनर्जी उस हिसाब से आपका एनर्जी भी घट जाती है। तो आप कंडीशन देखिए यहाँ पे, जब फर्स्ट वाले ऑर्बिट में थे तो एनर्जी कम थी, फिफ्थ ऑर्बिट में गए तो एनर्जी आपकी बढ़ गई। यानी कि जब हम न्यूक्लियस के नजदीक आते हैं तो क्या होता है, हमारा एनर्जी जो है वो भी लगातार घटता रहता है। ये कह रहा है जब हम न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं तो हमारा एनर्जी हाईएस्ट होता है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, हमारा असर्शन फॉल्स हो गया। असर्शन इज फॉल्स। अब अगर असर्शन ही फॉल्स हो गया तो अब ऑप्शन देखिए ना, फॉल्स असर्शन के लिए कितने ऑप्शन है? ऑप्शन केवल डी ऐसा है जो फॉल्स असर्शन को दिखा रहा है। तो अब क्या मैं ये चेक करूं कि ये ट्रू है या नहीं? चेक कर लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, जब असर्शन ही फॉल्स हो गया तो फिर रीजन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप अगर देखें तो इस स्टेटमेंट को देखें, रीजन के असर्शन को देखें, कह रहा है एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टुगेदर एज एन डिक्रीजेस, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट तब ट्रू होता है जब वो बोलता है एन इंक्रीजेस। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे एन इंक्रीज करता है वैसे वैसे एनर्जीज क्लोजर आ जाती हैं। तो रीजन भी गलत हो गया। तो अब आप ऑप्शन क्या टिक करेंगे? हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आपको यहां पर एक नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से असर्शन को पढ़ा, असर्शन फॉल्स हो गया। असर्शन फॉल्स है तो ऑप्शन डी ही आपको टिक करना था, लेकिन आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैंने रीजन भी चेक करा दिया कि रीजन में यहां डिक्रीजेस लिखा हुआ है। अगर यहां लिखा होता कि इफ एन इंक्रीजेस तो रीजन ट्रू हो जाता, लेकिन एग्जामिनर जानता था कि रीजन अगर ट्रू हो गया और असर्शन फॉल्स हो गया तो ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। तो देखते हैं अभी हमारा आज का असर्शन रीजन का सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर भी आप देख सकते हैं एक असर्शन गिवन है और उसके नीचे एक रीजन गिवन है। तो सबसे पहले हम असर्शन को ही पढ़ेंगे। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा असर्शन ही फॉल्स हो गया था, तो हमने कहा कि जब असर्शन ही फॉल्स है तो ऑप्शन डी आप टिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप क्रॉस वेरीफाई करने के लिए डी रीजन को चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर असर्शन ट्रू हो गया तो आपको रीजन भी जरूर चेक करना चाहिए कि वो ट्रू है या फॉल्स, क्योंकि ट्रू असर्शन के लिए 3 ऑप्शन से सही कौन सा होगा ये तभी तय होगा जब आप रीजन को ध्यान से पढ़ेंगे। असर्शन मेरा कह रहा है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस is not possible on earth naturally। ओके, देखिए थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस क्या होती है? हमको सन से हीट मिल रही है। ये क्यों मिल रही है? क्योंकि अर्थ सन पे लगातार क्या होता है, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, है ना। अब ये जो कंडीशन सन पर है, चूंकि वो हम अर्थ पे नहीं ला सकते, इसलिए ये कह रहा है, वो जाहिर सी बात है कि हम पॉसिबल नहीं है कि उस कंडीशन को अर्थ पे लेके चले आए, वरना हमारी अर्थ भी सन बन जाएगी। तो असर्शन तो मुझे ठीक लग रहा है, कह रहा है कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ नेचुरली। हाँ बिल्कुल ठीक है कि अर्थ का जो नेचुरल फिनोमिना है, जो कंडीशन है, जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, वो ऐसा नहीं है कि ये जो फ्यूजन और फिजन रिएक्शंस हैं वो अर्थ पे कंसीडर हो पाए, वरना हमारी अर्थ भी क्या बन जाती, सन बन जाती। सो मुझे लग रहा है कि ए इज ट्रू। फिलहाल मैंने ए को चेक कर लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं रीजन क्या कहता है। अब अगर रीजन फॉल्स हो गया तो मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मेरा आर फॉल्स हो गया, यानी आर ट्रू हो गया दोस्तों, तो आर के ट्रू होने पर भी 2 कंडीशन है। फिर मैं ये भी चेक करूंगा कि क्या ये इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ये रीजन बता रहा है कि फॉर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस टू टेक प्लेस एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए हमने असर्शन में भी यही कहा था कि भाई जो टेम्परेचर और जो प्रेशर हमें चाहिए अर्थ पर ताकि ये रिएक्शंस क्या हो टेक प्लेस कर सकें, वो है ही नहीं अर्थ के पास। तो ये रिएक्शंस अर्थ में नेचुरली पॉसिबल नहीं है। थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम वो कंडीशन बना करके वो करते हैं, उससे अलग बात है, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है नेचुरली, है ना। तो कोई ऐसी कंडीशन आप मेंटेन करके करते हैं तो वो अलग कंडीशन है, लेकिन नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे क्या लग रहा है कि जो रीजन बताया गया है रीजन भी ट्रू है, रीजन भी इसका ट्रू है, लेकिन क्या ये रीजन इसको इस कंडीशन को प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ नेचुरली बिकॉज फॉर थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस टू टेक प्लेस एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिक्वायर्ड, जो कि हम अर्थ पे दे नहीं सकते। तो मुझे लग रहा है कि रीजन जो है दे रखा है इसका असर्शन का, वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से असर्शन का कंडीशन जो है उसको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, और मुझे यह भी लग रहा है कि आर इज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अब देखिए ये क्या कंडीशन है, बोथ ए एंड आर ट्रू। हाँ ठीक है, और क्या कर रहा है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मेरे को लग रहा है कि इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। सो क्या लिखेंगे आप, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए बस इतना सा करना है आपको, असर्शन पढ़ना है, असर्शन ट्रू है कि नहीं। अगर आपको लगता था कि नहीं सर नेचुरली अर्थ पे पॉसिबल है तो असर्शन फॉल्स हो जाता, असर्शन फॉल्स था तो मुझे लगता है ऑप्शन डी आपका सही हो जाता। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, देखिए बेसिक्स अगर आपने क्लियर किए होंगे चैप्टर के, असर्शन रीजन आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या होने वाला है। चलिए, तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक आप देख सकते हैं ऊपर असर्शन गिवन है, उसके नीचे उसका एक रीजन गिवन है। अब हमें ये तय करना है कि कौन सा ऑप्शन चारों में से हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी पहले वाले क्वेश्चन के लिए था और ऑप्शन नंबर ये पहले के लिए था। चलिए, असर्शन कहता है, ये आपने प्रिज्म पढ़ा होगा, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन का डेरिवेशन वगैरह आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें आपने इस तरीके से कुछ डायग्राम वगैरह बनाए होंगे, आपको अगर थोड़ा ध्यान होगा तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन बनता था हमारा, ये देखेंगे आप। ठीक है, अब ये असर्शन कह रहा है कि थिन प्रिज्म डू नॉट डेविएट लाइट मच। अच्छा, बात ठीक है, जो थिन प्रिज्म्स होते हैं उनका क्या होता है, ये वाला जो एंगल होता है, जैसे हम प्रिज्म एंगल ए कहते हैं, ये बहुत छोटा हो जाता है ना। तो ये जितना ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन छोटा होगा उतना, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म जितना छोटा होगा, डेविएशन उतना ही कम मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात हमको पता ही है। ठीक है, लेकिन अब रीजन देख ले, तो असर्शन तो ट्रू है, असर्शन में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आप कह रहे होंगे सर आपको कैसे पता कि ट्रू है, क्योंकि हमने यानी आपने और हमने ये पूरा पढ़ा होगा, जब ये टॉपिक पूरा पढ़ा होगा, प्रिज्म पूरा पढ़ा होगा, तो वहाँ आपने क्लियर देखा होगा कि जो डेविएशन होता है, जो एंगल होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, वो प्रिज्म एंगल पे डिपेंड करता है, पूरा पढ़ा होगा आपने। अगर आपको लग रहा है कि ट्रू है कि नहीं है, तो आप यहाँ नीचे देखिए, रीजन में एक फॉर्मूला गिवन है, ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला है, देख सकते हैं आप फॉर्मूले में क्लियर यहाँ पर ए दे रखा है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये प्रिज्म एंगल घटेगा, ये भी तो घटता जाएगा ना। अगर इसे कांस्टेंट ले लूं तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो हो गया, ये देखिए ना यहाँ पर, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया ना। तो अगर ये घटेगा तो ये भी घट जाएगा। अब अगर थिन प्रिज्म ले लिया तो प्रिज्म एंगल छोटा हो गया, थिन प्रिज्म का मतलब प्रिज्म एंगल छोटा हो गया, प्रिज्म एंगल छोटा हो गया तो डेविएशन कम होगा। सो मेरे हिसाब से ए इज ट्रू, मैं ए ट्रू ले रहा हूं। अब रीजन ट्रू है कि नहीं ये देखेंगे। कह रहे हैं कि जो थिन प्रिज्म होता है हैव स्मॉल एंगल, हाँ तो हमको पता ही है स्मॉल एंगल बाय थिन प्रिज्म। देखिए एक प्रिज्म ये ले लीजिए, ये थिक प्रिज्म है, थिन प्रिज्म में क्या हो जाएगा कंडीशन, ये हो जाएगी, देखिए ये थिन प्रिज्म हो गया तो इसका एंगल छोटा हो गया ए। थिन प्रिज्म हैव स्मॉल एंगल ए एंड हेंस मिनिमम डेविएशन इज ऑल्सो वेरी स्मॉल एज दिस फॉर्मूला। बिल्कुल ठीक है, यही फॉर्मूला लेकर के तो हमने असर्शन को ट्रू प्रूव किया था, और यही फॉर्मूला रीजन में भी गिवन है। तो मुझे लगता है कि एक ट्रू होने के साथ साथ आर इज ऑल्सो ट्रू कर लेता हूं। अब ये तय करना है कि भैया ए और आर यहां भी ट्रू है, ए और आर यहां भी ट्रू है, तो क्या जो रीजन गिवन है वो असर्शन को क्लियर एक्सप्लेन कर रहा है। मुझे लगता है क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि इसी फॉर्मूले की हेल्प से मैंने इसको ट्रू प्रूफ किया और यही फॉर्मूला फिर यहां दिया गया। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, ए स्मॉल ए, हाँ स्मॉल ए इस करेक्ट ऑप्शन। बस इतना करना है आपको, बस इतना ध्यान रखिए। असर्शन रीजन के लिए कोई भी टॉपिक आपने बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ केवल पुराने नॉलेज के हिसाब से सीधे 1 नंबर फ्री के मिल जाते हैं। असर्शन पढ़िए, अगर आपको नॉलेज है यार डेविएशन ऑफ एंगल किस किस पे डिपेंड करता है, तो आप तुरंत ऑप्शन टिक कर दोगे। फिर रीजन पढ़ना है। अब आपको लगता है कि नहीं, जिस कंडीशन से मैंने असर्शन को ट्रू कहा, क्या वही कंडीशन ये फॉलो कर रहा है तो ट्रू है।
और कर रहा है तो इसका मतलब फिर एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसमें भी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो दोस्तों ये है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4। समय बचाने के लिए हमने वीडियोस को बीच में पॉज करके क्वेश्चन लिख दिया ताकि समय बचे और वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में असर्शन क्या है हमारा, कि जो आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम, कुछ आपको ध्यान शायद आ जाए। कुछ इस तरीके से आपने एक डायग्राम अगर ध्यान दिया होगा तो हम इस तरीके से एक डायग्राम बनाया करते थे, आपको याद होगा अगर, है ना। ये देखिए, यही था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इसमें हम ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंजेस का यहाँ पे हम वो निकाला करते थे, विड्थ वगैरह। तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्लास 12th में, वेव ऑप्टिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इसी के टॉपिक पर रिलेटेड यहाँ पर एक असर्शन हमको दिया गया है कि जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक शॉर्ट नेम है, तो ये मैंने शॉर्ट नेम लिखा है YDSE। कई बार एग्जाम में पूरा नाम भी लिखा हुआ आता है, कभी कभी शॉर्ट नेम भी लिखा आता है, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि सर व्हाट इज YDSE। तो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क फ्रिंजेस इज सेम एज दैट फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। अब देखिए, व्हाइट लिखो या ब्राइट लिखो एक ही बात है। इधर क्वेश्चन में उन्होंने व्हाइट लिखा है, हम शायद इसको ब्राइट पढ़ा करते थे। अगर आपने ब्राइट पढ़ा है तो यहाँ ब्राइट समझ लीजिए, और व्हाइट पढ़ा है तो व्हाइट समझ लीजिए। अब समस्या यह है कि इसका ट्रू या फॉल्स होना तभी समझ में आएगा जब आपको ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला याद होगा। अच्छा, आपको अगर नहीं ध्यान है तो हम थोड़ा क्लियर करते हैं। जब हम डार्क फ्रिंजेस की विड्थ निकालते थे, ठीक है, तो ये कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d करते थे। कैपिटल D क्या था भाई? कैपिटल D ये डिस्टेंस हुआ करता था हमारा, है ना। ये जो डबल स्लिट थी हमारी, डबल स्लिट और स्क्रीन के बीच का कैपिटल D डिस्टेंस था। और स्मॉल d क्या था हमारे लिए? स्मॉल d दोनों के दोनों ये होल आप देखते थे जहां से लाइट बाहर निकलती थी, इनके बीच का डिस्टेंस था। और लैम्डा जो है उसकी वेवलेंथ हुआ करती थी। सेम फॉर्मूला हम लोग किसके लिए यूज करते थे? ये हम लोग सेम ही फॉर्मूला यूज करते थे ब्राइट फ्रिंजेस के लिए भी। तो अगर दोनों के फॉर्मूले सेम है तो फ्रिंज विड्थ भी सेम ही आती थी। और हम ये क्लियर लिखाते भी थे कि भाई डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस की जो विड्थ होती है ना, वो बराबर रहती है। ठीक है, तो यानी असर्शन तो ट्रू हो गया। यानी यहां हम कह सकते हैं ए इज ट्रू, नो डाउट। ए इज ट्रू हो गया तो ऑप्शन ए सही है या बी सही है या सी सही है, ये तय करने के लिए आपको रीजन के पास चलना पड़ेगा। रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट when the fringes are formed with the source of white light then only dark and bright fringes are observed। देखिए दोस्तों, पहले असर्शन में तो फ्रिंज विड्थ की बात की है, रीजन में ये कुछ ना कलर के बारे में बता रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि भैया करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, ये तो तय हो गया। आर जो है ए को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि असर्शन में फ्रिंज विड्थ की बात हो रही है और रीजन में ये कलर की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो नहीं हुआ, है ना। लेकिन अब ये भी तो तय करना है, पता नहीं आर ट्रू भी है कि नहीं। तो अब ये देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान दें, इन्होंने कहा हम व्हाइट लाइट एज अ सोर्स यूज कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा जब आप व्हाइट लाइट एज अ सोर्स यूज करते हैं तो जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट होता था ना, ये वाला, ये पॉइंट जो आप देते थे ना, ये केवल व्हाइट मिलता था। इसके बाद जैसे जैसे हम इससे ऊपर या इससे नीचे जाया करते थे तो हमें कलर्ड फ्रिंजेस मिलती थी, आपको ध्यान होगा, ठीक है ना। ये वाला केवल व्हाइट मिलता है, बाकी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे तो हमको कलर्ड फ्रिंजेस मिलते थे। कारण क्योंकि भाई व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं तो वो कलर्स हमको यहां पर दिखते हैं। तो पहली बात, ये कलर ये करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ये तो बात, अब ये इसका मतलब है कि ऑप्शन बी हमारा कंडीशन नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये बता भी गलत चीज रहा है। अब ये रीजन गलत बता रहा है। रीजन बता रहा है कि जब हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो केवल डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ही मिलती हैं, जबकि हमने पढ़ा है कि नहीं, जब हम व्हाइट लाइट एज अ सोर्स यूज करते हैं तो फ्रिंजेस जो मिलती हैं वो कलर्ड मिलती हैं। तो अगर ए ट्रू है तो मेरे ख्याल से आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ऐसा तो केवल एक ऑप्शन सी बता रहा है। सो आई कैन से ऑप्शन सी, देखिए एक नंबर मिलेगा आपको करेक्ट यहां पर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन जो हम लाए हैं ये अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है हमारा उसमें से लाए हैं। ठीक है, असर्शन देखिए क्या कह रहा है। असर्शन कह रहा है कि सर जो कैपेसिटर होता है ना, जानते ही होंगे कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर, ऐसे हम बहुत सारे कैपेसिटर पढ़ते हैं। तो कैपेसिटर जो होता है इट सर्व्स एज अ बैरियर फॉर डायरेक्ट करंट एंड ऑफर्स एन इजी पाथ टू अल्टरनेटिंग करंट। मतलब ये असर्शन में कहना चाह रहे हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो डायरेक्ट करंट को आगे नहीं जाने देता, ब्लॉक कर देता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट को ये पास करने देता है। तो ये तो हम जानते हैं ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है।
कैसे ट्रू है आइए बताते हैं, हम कैसे जानते हैं ट्रू है। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा XC, है ना, ये आपका फॉर्मूला किसके लिए है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा होगा, 1/ωc पढ़ा होगा। अच्छा ओमेगा की वैल्यू क्या पढ़ी है आपने, 2π/T पढ़ी होगी, या यूं कह लीजिए कि 2π/f भी कह सकते हैं इसको, भाई 1 टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर आप यहां देखें तो XC का फॉर्मूला आपके लिए बनेगा 2πf और कैपिटल C। अब जब हम डायरेक्ट करंट की बात करते हैं फॉर DC, भाई डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, डायरेक्ट करंट में कोई फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है। और जब आप यहां 0 पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, यहां 0 पुट कर देंगे f के बदले, तो यह आपका दोस्तों XC का वैल्यू कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। यानी आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इनफाइनाइट टाइम्स बढ़ गया। और जब रिएक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसे में क्या वो करंट को पास करने देगा, नहीं करने देगा। तो ये बात तो ठीक है कि जो ये कैपेसिटर्स होते हैं वो DC को ब्लॉक कर देते हैं, यानी एज अ बैरियर काम करते हैं। लेकिन जब हम बात AC की करते हैं, इसने कहा है ना ऑफर्स एन इजी पाथ टू AC, तो आप जानते हैं कि भैया अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है ना। अब फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होगा, रिएक्टेंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इनफिनिट टाइम्स तक नहीं बढ़ जाएगा, इसलिए वो इजी पाथ AC को प्रोवाइड कर देगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम ये तय कर पा रहे हैं कि असर्शन इज ट्रू, A इज ट्रू। देखिए ये फॉर्मूले याद होंगे तो ही क्वेश्चंस होते हैं, तुक्का लग के नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। A इज ट्रू। अच्छा रीजन क्या बता रहे हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अरे क्या बात है, ये देखो ना यहाँ पर फॉर्मूले में क्लियर हो रहा है। XC ये देखो, ये अगर आप 2π और इसको कांस्टेंट रख के देखो तो यू विल फाइंड आउट दैट XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। तो इसका मतलब रीजन भी ट्रू हो गया। लेकिन R भी ट्रू होने के बाद एक समस्या आ गया कि जब A भी ट्रू है और R भी ट्रू है तो इन दोनों में से एक ऑप्शन लेना होगा। अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला मुद्दा यहां पे समझ में आता। तो भैया जब आपने असर्शन को ट्रू प्रूव किया तो आपने इसी फॉर्मूले की हेल्प ली जिस फॉर्मूले से आपने रीजन को ट्रू प्रूव किया। इसका मतलब एक ही फॉर्मूले से दोनों चीजें प्रूव हो रही हैं, या उल्टा कह लो कि जो रीजन है वो इसको क्लियर एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि अगर हम ये कंडीशन नहीं लेंगे तो f को 0 पुट करने पर इनफिनिट टाइम्स हमारा XC बढ़ेगा नहीं, और फिर क्या होगा, वो उसको ब्लॉक नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि R ट्रू होने के अलावा R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू A। सो मेरे हिसाब से A इज करेक्ट, ऑप्शन A इज करेक्ट। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि जैसे जैसे आपको टॉपिक क्लियर होंगे तभी आप इन क्वेश्चंस का बढ़िया आंसर दे पाओगे। ये देखिए MCQs नहीं है कि हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके और सही टिक करके आ जाएंगे। 4 ऑप्शन है, आप तुक्का तो मार ही नहीं सकते इसमें। अगर एक भी तुक्का गलत लग गया तो फिर आपके नंबर 0 हो जाएंगे इसमें। और आपको पता है री एग्जाम हम देने जा रहे हैं, तो मार्क्स रिड्यूस कर जाएं किसी वजह से, ये तो बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि CBSE ने क्लियर कहा है कि भाई री एग्जाम में जो नंबर होंगे दैट विल बी योर फाइनल मार्क्स, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए मैग्नेटिक चैप्टर से हम लाए हैं, और इसमें हमने सोलेनॉइड तो आपने पढ़ा ही होगा, भाई सोलेनॉइड तो पढ़ा ही होगा आपने। जब हमें किसी इस तरीके से सिलेंड्रिकल, यहाँ पे हम चाहे सॉफ्ट आयरन ले लें चाहे कुछ ले लें, और जब हम इस तरीके से इस पे ऐसे वायर लपेट देते हैं तो क्या होता है, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसको हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं ना। लेकिन अगर हम इसी को घुमा करके ऐसे गोल कर देते हैं तो उसे कहते हैं टॉरॉइड। तो टॉरॉइड और सोलेनॉइड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा मैग्नेटिक फील्ड का। क्या फॉर्मूला होता था अगर आपको ध्यान हो तो, ये था B = μ0 Ni। यही था मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला किसी सोलेनॉइड या टॉरॉइड का। अच्छा अब जरा इस फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए असर्शन पढ़ेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, अच्छा ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सोलेनॉइड के लिए, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ। ओके देखिए फॉर्मूले में कहीं भी L नहीं आ रहा है तो यहां तक तो ठीक है। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, देखिए यहां एरिया भी नहीं आ रहा है, यानी इतना तो क्लियर हो गया कि A इज, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, A इज ट्रू। अच्छा अब आगे चलते हैं, A तो ट्रू हो गया। रीजन की बात, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल तुरंत लिख दीजिए R इज ट्रू, क्योंकि आपको पढ़ाया गया होगा या आपने पढ़ा होगा खुद कि भैया किसी सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है और बाहर सोलेनॉइड के बाहर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, अंदर ये यूनिफॉर्म होता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ट्रू। लेकिन अब ट्रू when both A and R true, both A and R true, तो भैया ऑप्शन A टिक करोगे कि B। अब ये तय करेगा कि एक्सप्लेन कौन सही कर रहा है। तो भैया देखिए अब यहां पर इन्होंने बात किसकी की, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं।
डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे लगता है यूनिफॉर्म होना, कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं, उसका इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है R इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सीधी सीधी बात है ना भाई, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये यूनिफॉर्म होना या नॉन यूनिफॉर्म होना, ये जो है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता, तो फिर ये इसको कैसे एक्सप्लेन करेगा, करेगा ही नहीं। सो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। सो ऑप्शन बी इज ट्रू। तो आप देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं भैया, बस कंसेप्ट क्लियर होगा तुरंत आंसर आएगा। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या होने वाला। तो दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लाए हैं आपके लिए कैपेसिटर चैप्टर से। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा इसका। असर्शन कहता है चार्ज ऑन ऑल द कंडेंसर, कंडेंसर कैपेसिटर एक ही नाम हुआ, कनेक्टेड इन सीरीज इज सेम। ये तो कोई नई बात नहीं है, हम सभी जानते हैं। पैरेलल में अगर कनेक्ट होते हैं तो पोटेंशियल सेम होता है, और अगर हम सीरीज में होते हैं तो चार्ज सेम होता है, सभी को मालूम होगा। तो मैं यहां ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। ए तो ट्रू है, तुरंत लिखिए ए ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। सभी जानते हैं इस चीज को कि भैया अगर सीरीज में ऐड करते हैं तो पोटेंशियल सेम होता है, सॉरी पैरेलल में ऐड करते हैं तो पोटेंशियल सेम होता है, सीरीज में ऐड करने पे चार्ज सेम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रीजन की, कि रीजन ट्रू है कि नहीं। सो कह रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। भैया आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब आप देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ प्लेट्स, जबकि आप कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में देखें तो यहां पर A आ रहा है, देख रहे हैं आप। तो प्लेट्स जब कहा है तो पैरेलल प्लेट ही होगी, क्योंकि स्फेरिकल में तो प्लेट नहीं होगी। अच्छा, अगर होगी भी तो उसमें भी रेडियस तो आता ही आता है। अच्छा, तो प्लेट्स का कैपेसिटर का एरिया पे कह रहा है वो इंडिपेंडेंट, जबकि वो डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से R क्या हो गया, R इज फॉल्स। तो अगर A ट्रू है और R फॉल्स है तो ऑप्शन C क्या होना चाहिए, ऑप्शन C शुड बी करेक्ट, C इज करेक्ट। बस ये देखिए, इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1 नंबर के, और इससे बड़े क्वेश्चन की क्या उम्मीद करोगे। चलो फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। सो दोस्तों ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ, जहां पर हमने इंडक्शन का प्रोसेस पढ़ा होगा, कंडक्शन का प्रोसेस पढ़ा होगा, यानी कूलम्स लॉ में टॉपिक में जहां चार्जिंग के बारे में पढ़ा होगा। असर्शन क्या कहता है कि व्हेन वी प्रोड्यूस अ चार्ज Q1 on a body by rubbing it against another body which gets charge Q2 in the process Q1 and Q2 is 0। अब जाहिर सी बात है, आप जब दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो वो क्या होती हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे निगेटिव आएगा। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, कॉम्ब और हेयर का देखा होगा, है ना, ग्लास की रॉड का देखा होगा, या सिल्क क्लोथ का देखा होगा, इम्नॉइड रॉड का देखा होगा, बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे। सो ऐसे में जब दो बॉडीज को रब करके चार्ज किया जाता है तो एक पे चार्ज निगेटिव आता है, एक पे पॉजिटिव आता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, सेम होता है। तो इस सिचुएशन में जब दोनों के चार्जेस को आप ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई। तो क्या हो गया, असर्शन इज ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है। अब रीजन की बात करो, रीजन कह रहा है कि चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये Q1 प्लस Q2 भी तो यही दिखा रहा है कि भैया जी हम जब रबिंग करते हैं तो रबिंग करने से भी कोई विशेष बदलाव नहीं आता, उनके चार्जेस का सम भी 0 होता है, नहीं कांस्टेंट बना रहता है। ऐसा नहीं होता कि चार्ज बढ़ जाता है, कांस्टेंट बना रहता है उनके चार्जेस का सम। और आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जो बाहर से चार्ज गेन या डोनेट नहीं कर सकता। तो जब हम ना तो चार्ज ले सकते हैं ना दे सकते हैं, तो हमारा चार्ज कैसा बना रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, यानी सम उसका कितना था, जितना 0 था उतना ही रह जाएगा। सो R इज ऑल्सो ट्रू, R इज ऑल्सो ट्रू। अब समस्या ये है कि अगर A भी ट्रू है और R भी ट्रू है तो एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं, तो मुझे लगता है कि ट्रू एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सो R इज ऑल्सो अ प्रॉपर या करेक्ट, जो भी कह लो, एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो इससे क्या हो गया, क्या हो गया जल्दी बताइए फटाफट। हेंस द ऑप्शन A इज करेक्ट, हेंस A इज करेक्ट, हम A को करेक्ट मान सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके सामने कुछ 8 क्वेश्चंस। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि सर हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपने 8 ही क्वेश्चन कराए। तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, 2 क्वेश्चन वहां आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, आप उन क्वेश्चंस को खुद करके देखिए। और अगर आपको उन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आती है वीडियो पे कमेंट करके बताएं, जो भी आपके डाउट्स होंगे। अगर आपको और असर्शन रीजन के क्वेश्चन चाहिए तो भी कमेंट करके बताएं, स्टडी बेस्ड के क्वेश्चन चाहिए तो भी बताएं, जो भी फिजिक्स से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, केमिस्ट्री के चाहिए, वो वीडियो पे कमेंट करें। जो भी आपकी स्पेशल डिमांड होगी पूरी करने की कोशिश की जाएगी। इनफ टाइम है अभी हमारे पास, 7-8 दिन का समय है फिजिक्स के पेपर के लिए। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छा पेपर होगा। ऑल द बेस्ट। आप लोग को मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।